नमस्कार। इस वीडियो में हम काले मेघा पानी दे पाठ के आगे के हिस्से को पढ़ेंगे। कल तक आपने पढ़ा था कि लेखक धर्मवीर भारती जी गांव में फैले अंधविश्वास को लेकर नाराज होते हैं। वे इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को लेकर गलत ठहराते हैं और वे कहते हैं कि जब पानी की कमी है तो आखिर पानी क्यों व्यर्थ बर्बाद किया जाए। जबकि उनकी जीजी का ये कहना है कि जब तक हम पानी का दान नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमें पानी कैसे लौटाएंगे। तो उनकी जो जीजी हैं वो विश्वास पर आधारित, उनके मन में क्या, पूरे गांव वालों के मन में विश्वास है कि जब तक हम पानी का अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, पानी का दान नहीं करेंगे, तब तक हमें बारिश के रूप में पानी कैसे मिलेगा। तो जीजी की बातें पूर्ण रूप से विश्वास पर आधारित हैं। जबकि लेखक के अपने तर्क हैं। वे क्या कहते हैं कि जब पानी की कमी है तो पानी को इंद्र सेना पर क्यों फेंका जाए। जिस चीज़ की कमी है उसे तो हमें बचा के रखना चाहिए। तो इस समय तो पानी को बचाए जाने की ज़रूरत है, पानी को व्यर्थ में बहाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जीजी और लेखक में आपस में तर्क वितर्क चल रहा है। एक विश्वास पर आधारित बातें कह रही हैं और दूसरा उनका जो भाई है, लेखक हैं, वो तर्क पर आधारित बातें कह रहे हैं। हमें देखना यह है कि तर्क जो है आगे जीतता है या विश्वास की जीत होती है। तो कल तक आपने यहाँ तक पढ़ा था कि जब जीजी कह रही कि ऋषि मुनियों ने दान की बात कही है, तो लेखक का कहना था कि आप ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम कर रही हैं। अब आगे देखते हैं पाठ के हिस्सों को। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। जीजी अपने बात को आगे साबित करती हैं। वो कहती हैं कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, जो दान होता है, दान में हमेशा त्याग शामिल होना चाहिए। केवल दान देना मतलब हमारे पास कोई वस्तु बहुत अधिक है, उसमें से हम किसी को कुछ दान दे रहे हैं, इसको असली दान नहीं कहा जाता। वास्तविक दान तो वो है जिसमें त्याग शामिल हो, कि अपने अपने लिए भी हम कोई कमी कर रहे हैं, हमारे लिए जो वस्तु है हमारी आवश्यकता का है, उसमें से हम अपने हिस्से में से निकाल के दे रहे हैं किसी को, ये त्याग है। तो दान में अगर त्याग शामिल हो जाए तो वही असली दान होता है। ये जीजी समझा रही हैं। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ। जीजी अपनी बात को स्पष्ट करती हैं। त्याग तो वह होता है जो किसी कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। जीजी समझा रही हैं कि जिस दान में त्याग भी शामिल होता है, ऐसा किया गया दान ही हमें बदले में उसका फल मिलता है। अब लेखक क्या कहते हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। ढकोसला का अर्थ है व्यर्थ की बातें, ढोंग पाखंड। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेखक कहते हैं कि ये बातें मैं कह तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, मेरे तर्क कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे थे। क्योंकि जीजी जो बातें कह रही वो निराधार बातें नहीं कह रही थी, कहीं ना कहीं उनकी बात में भी सच्चाई थी कि हमें दूसरों को देना भी आना चाहिए। सिर्फ पाने की बात करते हैं, हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हम देना नहीं सीखते हैं। तो लेखक को लगता है कि कहीं ना कहीं जीजी सही बात कह रही, लेकिन क्योंकि उनकी जो उम्र थी, किशोर उम्र के लड़के कहाँ किसी बात पर जल्दी कहते कि हाँ हमारी कमी है। लेखक भी उस उम्र में जिद्दी बच्चे की तरह जिद करके बैठे हैं कि नहीं, वे जो कह रहे हैं वही सही है। तो वे अपनी जिद पर अड़े थे। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। मदरसा विद्यालय को कहा जाता है, उर्दू भाषा में विद्यालय का अर्थ मदरसा। तो कह रही कि मैं कभी विद्यालय नहीं गई हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। जीजी अपनी बात को अब पूरा उदाहरण के साथ बताती हैं कि एक किसान को अगर फसल उगानी है तो उसे अपने घर में रखे अनाज में से कुछ अनाज के दानों को निकाल कर खेत में फेंकना पड़ता है। ये अनाज का त्याग जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसको नई फसल नहीं मिलेगी। तो अपनी बात को एक उदाहरण दे के समझा रही हैं। उसे बुआई कहते हैं। जीजी कहती हैं इसे ही
फसल की या पौधे की बुआई कहते हैं। पौधे को लगाना, ज़मीन में बोना। ये पौधे नहीं लगाएंगे तो अगली बार कैसे अनाज मिलेगा। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, जीजी कहती हैं कि जो अपने घर में बचा के रखा वो पानी इंद्र सेना पर फेंक रहे हैं, वह भी बुआई है, वह भी एक तरह की बुआई है। हम कुछ दे रहे हैं, कुछ बो रहे हैं हम, और बोने के बाद ही कुछ मिलेगा हमको, तो वह बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे भैया। तो इस तरह जीजी अपनी बात को एक किसान के जो कृषि कार्य है, खेती करने का काम है, उससे समझा के, जोड़ के वो समझाती हैं कि पहले हमको क्या करना है। उनके कहने का अर्थ क्या था कि पहले हमको त्याग करना आना चाहिए, बाद में कुछ पाने की आशा रखनी चाहिए। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। जीजी कहती हैं कि सभी का आचरण होना चाहिए कि पहले हमें देना आना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, है ना, कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को ठीक होना चाहिए, तभी उसकी प्रजा ठीक रहेगी। यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यहाँ कुछ और कहा जा रहा है कि जैसी प्रजा होगी राजा को भी वैसा होना पड़ता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। लेखिका अपनी जीजी अपनी बात समझाती हैं कि ये जो बातें हैं ये गांधी जी महाराज, वो गांधी जी को जानती हैं क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार गांधी जी का नाम सुन चुके, और पढ़े लिखे क्या, गांव के जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं वे भी गांधी जी से पूरी तरह परिचित हैं। तो कहती गांधी जी महाराज भी इसी बात को कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। तो इस तरह वो गांधी जी का नाम जानती हैं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए। जो लेखक हैं बहुत 50 साल पुरानी बात अब तक उन्होंने कही है ना। 50 साल के बाद समय बहुत कुछ बदल चुका है, तो बहुत कुछ बदलाव आए। तो लेखक कहते हैं कि ये जो बातें थी जीजी की, और उनकी जो ये बातें थी जो लड़कपन में उन्होंने कही थी, जीजी से तर्क किया था, इन बातों को बीते हुए आज 50 साल हो चुके हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे मन पर जो कही गई बातें थी, जीजी की बातें, वो कहीं ना कहीं मेरे मन पे छप गई हैं, अंकित हो गई हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। कभी कभी कई कई बार ऐसा होता है कि समाज में मैं कुछ देखता हूँ और उसे देखने के बाद जीजी की कही वो बातें मुझे याद आती हैं, बार बार मेरे मन को कचोटती हैं, मेरे मन को कुरेद देती हैं, उन बातों को ताज़ा कर देती हैं और कहीं ना कहीं तकलीफ़ देती हैं कि उस अनपढ़ महिला ने जो बात कही थी वो कितनी सच्ची बातें कही थी, जो आज के बदले हुए समय में हमको देखने को नहीं मिलती। हम आधुनिक तो हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे जीवन मूल्यों को हम खो चुके हैं। जो उस गांव में उन्होंने देखा था, त्याग की बात सब करते थे, आज के समय में ये त्याग नाम का शब्द तो कहीं खो गया है, कोई त्याग नहीं करना चाहता है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? लेखक ये प्रश्न करते हैं अपने आप से कि हम देश के लिए आखिर क्या करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, हर कोई अपने लिए बड़ी बड़ी मांग, बड़ी बड़ी सुविधाओं की बात करता है कि देश को ऐसा करना चाहिए, देश को वैसा करना चाहिए, हमें क्या सुविधा मिलनी चाहिए, सब पाने की बातें ही करते हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। लेकिन त्याग की बात तो कोई करता ही नहीं है, सब खाली पाने की बात करते हैं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। सभी को केवल अपना स्वार्थ, अपना लाभ, अपना फायदा ही दिखाई देता है। सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे लोग, स्वार्थी हो गए हैं, और यही लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है उद्देश्य है कि अपना स्वार्थ, कि हमें किस में फ़ायदा है, बस वही वो सोचते हैं और वैसा ही काम भी करते हैं। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हम लोग, एक आदत है हमारी चर्चा करने की, और चर्चा किस चीज़ करते हैं, भ्रष्टाचार तो एक बहुत ही आम विषय हो गया है। भ्रष्टाचारी लोगों के बारे में बात करते हैं, भ्रष्टाचार बुरा है ये भी हम कहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि कहीं हम भी तो उसी का हिस्सा नहीं बन गए हैं।
बातें करने वाले हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या हम भी तो उसमें शामिल नहीं हैं? अब ये कैसे हुआ भाई, हम कैसे शामिल हो सकते हैं? कि कहीं ना कहीं देखिए देखिए भ्रष्टाचार की सिर्फ बातें करने से क्या भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम भी शामिल होने का मतलब कि भ्रष्टाचारी अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम उसे चुपचाप देख रहे हैं, तो यह भी तो उसमें शामिल होने वाली बात ही हुई। कहीं ना कहीं देखिए बच्चे के एडमिशन के नाम पर डोनेशन देना या रिश्वत देना या नौकरी के लिए किसी को पैसे देना, घूस देना, ये क्या है? या फिर काला बाजारी करना, ज़्यादा पैसे दे के सामान ले आना, ये सब क्या है? यही तो भ्रष्टाचार के रूप हैं बच्चों, तरह तरह के। तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें शामिल हैं। मंदिर में देख लीजिए आप लोग, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उसमें अलग अलग लाइन बनती है। जो गरीब हैं उनके टिकट जो है सस्ते होते हैं क्योंकि, या फ्री के होते हैं, तो उनकी लाइन अलग होगी। जो अमीर आदमी है, पैसे वाला, उसकी लाइन अलग होती है। उसको जो है तुरंत तत्काल दर्शन हो जाते हैं भगवान के। तो ये सब किसकी वजह से? पैसे की वजह से। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी तो भ्रष्टाचार का हिस्सा है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तभी तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो पाता है। और सिर्फ बातें करने से कुछ भी बदलाव नहीं होता। यदि वास्तव में हमें बदलाव करना है तो हमें खुद अपने तरफ से पहल या शुरुआत करनी पड़ेगी, अन्यथा भ्रष्टाचार जैसा है वैसा ही रहेगा। लेखक आगे कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए इन पंक्तियों को, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। ये जो बातें हैं इन्होंने प्रतीकात्मक कही हैं, सिंबॉलिक है ये। इसका अर्थ समझिए। लेखक कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, ये आसमान के उन बादलों की बात अब नहीं हो रही है। ये आज जो वर्तमान है हमारा, उसकी सच्चाई बताई जा रही है कि आज देखिए तरह तरह की योजनाएं बनती हैं देश के लिए। तरह तरह की योजनाएं होती हैं जिनसे कई लोगों को, करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो इन्हीं योजनाओं को, इन्हीं सैकड़ों योजनाओं को काले मेघा कहा गया। जिस तरह काले मेघा आने पर बारिश होती है, लोगों को पानी मिलता है, इसी तरह से जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका फ़ायदा किसके लिए होता है? वो गरीब जनता, आम जनता के लिए ही तो होता है। तो इन्हीं को ही काले बादल कहा गया है। काले मेघा दल के दल उमड़ते, यानी कई सारी सरकारी योजनाएं एक के बाद एक उसकी घोषणा की जाती, बताया जाता है। पानी झमाझम बरसता है, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, तभी तो योजनाएं पूरी होंगी। तो यही है पानी का झमाझम बरसना, कि इसमें खूब सारे रुपए इन योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। अब आगे देखिए, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। ये जो गगरी है ये लोगों की आशाएं हैं। कहीं लिख लीजिए इसको, काले मेघा है सरकारी योजनाएं, पानी है पैसा जो इन योजनाओं पर खर्च किया जाता है, गगरी क्या है? लोगों की आशाएं। कितनी भी योजनाएं बन जाती हैं लेकिन जो देश की आम जनता है उसकी आवश्यकता अधूरी की अधूरी रह जाती, उसकी जो आशाएं थीं सरकार से वो अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। तो मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। योजनाएं बन रही इन्हीं लोगों के लिए लेकिन उसका फ़ायदा इन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं तो चला गया, सब बीच में खा लिया गया। यही भ्रष्टाचार है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, यानी लोगों की आशाएं अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। यहाँ बैल अब किसको कहा गया होगा? बैल है देश की आम जनता। उसकी जो ज़रूरतें होती, आवश्यकताएं होती हैं, जो उन योजनाओं से पूरा होने वाली थी, वो अधूरी रह जाती हैं। ना तो उनकी आशाएं पूरी होती हैं और ना उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। वो प्यासे पहले भी थे और प्यासे आज भी रह गए। सरकारें बदलती हैं, योजनाएं आती और जाती रहती हैं, लेकिन जिसको फ़ायदा पहुंचाना है उसी को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। लेखक कहते हैं आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। यहाँ पर देश की स्थिति की बात की जा रही है। आखिर देश की ये हालत, ये स्थिति कब बदलेगी? तो ये जो पूरा आखिरी गद्यांश है, इसमें जो लेखक के मन का जो दर्द है वो यही है, उसके मन की जो पीड़ा है कि ये भ्रष्टाचार क्यों आखिर पनप गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम इंसान जितने ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं उतनी ज़्यादा हम गलत रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं, और गलत रास्ते पर चलना ये भ्रष्टाचार की शुरुआत है। तो
एक चीज़ की जो कचोट रहा था ना उनके मन को जो बात, ये वही थी कि हमने त्याग करना छोड़ दिया है। हम भिखारी को भी कुछ देना नहीं चाहते, अब उसे भगा देते हैं, बस केवल पानी की बात करते हैं। तो ये जो आज का समय है, ये विज्ञान तकनीकी युग, न जाने कहाँ-कहाँ हमने उन्नति कर ली है। लेकिन हमने एक चीज़ अपनी छोड़ दी है, वो जो पुरानी बात थी, जीवन मूल्य था हमारा, कि जीवन में त्याग का गुण भी अपनाना है। शायद इस त्याग की कमी की वजह से ही ये भ्रष्टाचार पनप गया है। अगर लोग त्याग करना सीख जाएँ, तो इस तरह गलत कार्य अपने आप बंद हो जाएँगे। हर कोई अपने से पहले अगर दूसरे के लिए सोचना आरंभ कर दे, तो शायद गलत धंधे, गलत कार्य, गलत भावना, ये भ्रष्टाचार धीरे-धीरे कम होता जाएगा, बल्कि समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये पूरा पाठ आपको बताया गया है, जो शुरू तो हुआ था गाँव की एक घटना से, लेकिन उसका जो अंत हुआ है वो देश की गंभीर समस्या पर हुआ है। चलिए इस पाठ के प्रश्नों को देख लेते हैं। पाठ के साथ जो प्रश्न है वो है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका उत्तर आसान है, पाठ में ही आपको मिल जाएगा कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम इसलिए दिया क्योंकि जो बच्चे हैं ये नंग धड़ंग ये पानी में जो है नहाते हैं, कीचड़ में लौटते हैं, घर घर जाकर पानी मांगते हैं, उस पानी में फिर वो नहा के लौटते हैं। तो इसीलिए ये उनका काम कैसा हो गया, मेढकों जैसा काम हो गया, इसीलिए उनका नाम मेढक मंडली रख दिया गया। अच्छा, यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों बुलाती है? क्योंकि ये बच्चे मानते हैं कि हम इंद्र भगवान की सेना हैं और यदि हमको पानी मिलेगा तो इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और वो पानी देंगे। तो इंद्र भगवान की सेना इसीलिए वो अपने आप को मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीजी इंद्र सेना पर पानी फेंकना चाहती हैं, जबकि लेखक इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो जीजी अपनी बात को सही साबित कैसे कर रही हैं? उन्होंने देखिए उदाहरण दिया किसान का, आपको लिखना है। उन्होंने किसान का उदाहरण देकर ये समझाया कि पहले हमको त्याग करना सीखना चाहिए। जब हम त्याग करेंगे, जब हम दान करेंगे, तभी हमें कुछ बदले में मिलता है। तो इस उत्तर को समझाने के लिए आपको किसान का उदाहरण भी देना होगा कि किसान जब तक अपने घर के अनाज में से कुछ अनाज का त्याग करके धरती पर नहीं फेंकता, तब तक उसे उसकी फसल नहीं मिलती है। इसी तरह से जब तक हम कुछ त्याग और दान नहीं करेंगे, तब तक हमें भी कुछ नहीं मिल सकता। तो इस तरह अपनी बात को वो सही ठहराती हैं। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोटे अक्षरों में लिखा इसीलिए। ये जो बच्चों का खेल गीत था कि काले मेघा पानी दे, और फिर एक पंक्ति थी पानी दे गुड़धानी दे। पानी तो चाहिए ही, साथ में और क्या चाहिए? गुड़धानी। गुड़ आप जानते हैं, जो गन्ने के रस को पका करके गुड़ तैयार होता है, गुड़ वो है। धानी जो है धान की फसल के लिए कहा गया है। तो गुड़धानी यहाँ पर जो अर्थ निकला उसका वो है गुड़ और धान की जो लाई होती है उसको मिला के जो लड्डू तैयार होता है उसे गुड़धानी कहते हैं। या इसका एक अर्थ और है कि गुड़ और धान की फसल, पानी तो चाहिए ही चाहिए, गुड़ और धान की फसल भी चाहिए। इन दोनों फसलों के लिए खूब सारा पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए बच्चे कामना कर रहे हैं कि हमें गुड़ और धान की फसल भी साथ में दें। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्र सेना जब इस गीत को गाती है कि गगरी फूटी है और बैल प्यासा है, तो इनके कहने का अर्थ यही है कि चारों ओर सूखा पड़ा है, बारिश के न होने से पानी की कमी हो गई है, जिससे गगरी फूटी है। गगरी में तब बच्चों राशन या अनाज रखा जाता था, तो वो भी जो है क्योंकि अनाज ही नहीं होगा तो गगरी भी खाली रहेगी और फूटेगी फिर वो। और जो बैल हैं वो भी प्यासे हैं। कहने का मतलब है कि सब जगह पानी की भीषण कमी है, बैल भी प्यासे हैं। क्योंकि देखिए अब यहाँ बैलों को क्यों महत्व दिया गया है? क्योंकि जो खेती का काम है, जो किसान है वो उसका काम जो है बैलों के बिना नहीं चलता है। जो बैल हैं उसकी खेती का आधार है। बैलों की सहायता से वो खेत जोतता है और उसके बाद फसल उगाता है अपनी। तो बैलों के प्यासा रहने की बात शायद इसीलिए उठाई गई कि जब तक बैल नहीं ठीक रहेंगे तब तक खेती नहीं हो सकती है, इसलिए उनको महत्व दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है?
नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। यहाँ जो इंद्र सेना है ये गंगा मैया की जय कहती है, जयकारा लगाती है और इस तरह से वो अपने पानी मांगने, पानी के दान के लिए चल पड़ते हैं। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है, जो प्रश्न है कि नदियों का, यहाँ नदी की बात की गई है, गंगा नदी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक नदी की बात नहीं हो रही है, ये देश की कोई भी नदी हो सकती है। आपको ये पूछा जा रहा है कि हमारे देश में, भारत जैसे देश में, जहाँ नदी को देवी का स्थान दिया या माता के समान कहा गया है, नदियों का हमारे सामाजिक जीवन, दो तरह से उत्तर देना आपको, तो दो पैराग्राफ रहेंगे इसके लिए। पहले पैराग्राफ में आपको नदियों का सामाजिक महत्व लिखना है और दूसरे में नदियों का जो है सांस्कृतिक परिवेश, दोनों लिखने हैं आपको। तो सामाजिक परिवेश में जो समाज की जो गतिविधियां हैं, वो नदी से हमारा क्या संबंध है, पानी का। पानी हमारे पीने की आवश्यकता के काम आता है, या कोई उद्योग लगाने के काम आता है, या खेतों की सिंचाई के काम आता है। तो ये उसका सामाजिक महत्व कि नदी का जो पानी है वो हमारे जीवन में कई रूपों में काम आता है। अब दूसरे पैराग्राफ में नदियों का सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ बच्चों, जो नदियां हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता, ये जो शहर हैं ये नदियों के किनारे हैं, जहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं और ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक हैं, है ना। तो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, नदियाँ हमारे धर्म से जुड़ी हुई भी हैं। तो इस तरह से नदियों का हमारे जीवन में सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों रूपों में बहुत महत्व है। छठा प्रश्न देखिए, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं आपको थोड़ा आसान करके समझा देती हूँ। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि जो रिश्ते होते हैं वो भावनाओं पर आधारित होते हैं, और जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तब हम बुद्धि के अनुसार नहीं सोचते। जो रिश्ते होते हैं वो भावनाओं के अनुसार ही हमको चलाने पड़ते हैं। तो जो भावनाएं होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, घनी होती हैं, और कभी कभी बुद्धि को भावना के सामने झुकना पड़ता है। जैसे कि लेखक को मानना पड़ा था कि जीजी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। तो कभी कभी हमें अपनी भावना के अनुसार ही सोचना पड़ता है। यहाँ पर आपको इस बात को समझाना है, तो समझाने के लिए आप दे सकते हैं कि लेखक पानी की व्यर्थ की बर्बादी को जो है वो अंधविश्वास मानते हैं, जबकि उनकी जीजी इस बात को पानी का दान कहती हैं और उसको अपने विश्वास का एक कारण मानती हैं कि हम पानी का दान करेंगे तो हमें भी पानी मिलेगा। लेखक को अपने तर्क कहीं ना कहीं कमज़ोर लगने लगे थे, वो जीजी का आदर भी करते। देखिए दो कारणों से, एक तो जीजी की बात में थोड़ा कुछ तो बात थी, कुछ तो दम था कि हमको पहले त्याग करना आना चाहिए। दूसरा कारण था वो जीजी का क्यों नतमस्तक, क्यों आखिरी दिनों तक जीजी को याद किया उन्होंने। जीजी उम्र से बड़ी भी थी, लेखक तार्किक विचारों वाले थे, लॉजिकल सोचते थे। जीजी धर्म पर आस्था रखती हैं, और ये जीजी की जो बातें हैं, उनके जो कार्य हैं, लेखक को अंधविश्वास लगते थे। फिर भी देखिए अपनी जीजी के मन रखने के लिए ही वो जन्माष्टमी की झांकियाँ भी बनाते हैं, वो सतिया, गोवर्धन पूजा सब में शामिल होते। क्यों? क्योंकि वो जीजी का दिल से सम्मान करते हैं। तो कभी कभी हमें बुद्धि को पीछे रखना पड़ता है और भावनाओं को आगे करना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं से ही रिश्ते बनते हैं और पनपते हैं। तो ये था इस पाठ का उसकी व्याख्या और उसका स्पष्टीकरण। यहाँ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।